नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का विद्या वाहिनी पर। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी का पहला क्लास है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल इंडियन ज्योग्राफी ही है। देखिए, ज्योग्राफी की क्लास बिना मैप के नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मैप लेकर के साथ में बैठे होंगे। मैप का मतलब एटलस। देखिए, भारत का भूगोल जानने से पहले जो भारत का मैप है वो हमारे दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। कहने का मतलब संसार में भारत कहाँ पर स्थित है। देखिए, भूगोल में किसी भी जगह या स्थान की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, इसके लिए हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत होती है। हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगर आप अपने मैप या ग्लोब में देखेंगे तो मैप में कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी रेखाएं खींची गई हैं पूरे मैप में, और कुछ रेखाएं पड़ी पड़ी रेखाएं खींची गई हैं। खड़ी रेखाओं का मतलब ऊपर से नीचे और पड़ी रेखाओं का मतलब दाएं से बाएं। अब जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। खड़ी का मतलब लंबी, लंबी का मतलब लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर रेखाओं को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब जो बाएं से दाएं रेखाएं खींची गई हैं, मतलब पड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेटीट्यूड। इसको हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब हम इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अब पूरे मैप में अगर हम अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, चूँकि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पड़ी रेखाएं होती हैं। और अगर आप पृथ्वी की आकृति जानेंगे तो पृथ्वी न तो गोलाकार होती है और न ही चपटी है। आपने बचपन की कक्षाओं में पढ़ा होगा पृथ्वी क्या होती है, गोलाकार। उससे हायर क्लास में आप गए तो उस पर पढ़े होंगे पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। अगर आप और ऊंचे क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे पृथ्वी न तो गोलाकार है न अंडाकार है। पृथ्वी की जो सही सही आकृति है वो है ज्वाइड आकृति। ज्वाइड का मतलब पृथ्व्याकार। पृथ्वी क्या है, ज्वाइड आकृति की है। ज्वाइड भी एक गोले या अंडे से मिलता जुलता आकृति है। देखिए, पृथ्वी की आकृति को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्लोब का निर्माण किया। हम ग्लोब को एक पृथ्वी मान सकते हैं। अगर हम ग्लोब को एक जगह से फाड़ दें और उसको फैला दें तो मैप की आकृति ले लेता है। अगर आप ग्लोब या मैप पर देखेंगे तो ग्लोब में चारों तरफ गोल गोल लाइनें खींची गई हैं। अगर जो बीचों बीच लाइन गई है, ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। आप मैप में देखेंगे तो बीचों बीच बाएं से दाएं साइड में एक लाइन खींची गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री के ऊपर आप देखेंगे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश ऐसे लेकर के 90 डिग्री तक, मतलब 90 अंश तक ये ऊपर रेखाएं खींची गई हैं। अब 0 डिग्री से ऊपर 90 वृत्ताकार रेखाएं हैं जिसे हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब 0 डिग्री से नीचे भी 90 वृत्ताकार रेखाएं हैं जिसे हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब 0 अंश से ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। अब 0 अंश से नीचे वाले के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, मैप में जो ऊपर के साइड होता है उसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, नीचे वाली साइड में दक्षिण दिशा बोलते हैं, और आपके दाहिने साइड वाली दिशा को हम पूरब बोलते हैं, और आपके बाएं हाथ के साइड वाली दिशा को हम पश्चिम बोलते हैं। मतलब दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी हो गई, 181। क्योंकि एक तो 0 अंश का हो गया जो कि विषुवत रेखा है, ये क्या है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। पहले अक्षांश रेखा ये हो गई। अब 0 अंश से ऊपर की साइड 90 अक्षांश रेखाएं हैं। 0 अंश के नीचे के साइड में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। कहने का मतलब ऊपर 90 नीचे 90, दोनों 90 क्या हो गए, 180, और एक विषुवत रेखा मिल करके क्या हो गई, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इनकी आकृति पूर्ण वृत्ताकार होती है। ये
अगर आप इसको ग्लोब पर देखेंगे तो इन रेखाओं की आकृति क्या होती है, पूरा एकदम वृत्त होता है। ये रेखाएं एकदम वृत्त के आकार की होती हैं। अब जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे इन वृत्तों की आकृति जो है छोटी होती जाती है, क्योंकि अगर आप एक गेंद की कल्पना करेंगे, गेंद की, तो गेंद के जो बीचों बीच साइड होता है वो सबसे मोटा होता है। गेंद का जो बीचों बीच होता है वो सबसे मोटा होता है। अगर आप मान लीजिए ये गेंद पकड़े हैं तो ये वाला जो एरिया होगा ये सबसे मोटा होगा। अब अगर गेंद का जो ऊपरी सिरा होगा वो एक बिंदु के आकार का होगा। अब जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे ऐसे ऐसे ये वृत्त की आकृति बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर व्यास पे आकर के जो व्यास है, जो बीचों बीच है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास, किसी वृत्त का व्यास। ये वाली आकृति सबसे लंबी होगी। अब इसी वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। आप मैप में ये रेखाएं एकदम सीधी सीधी दी गई हैं, क्योंकि मैप को हम ग्लोब को फैला करके बनाए हैं। अब मैप पे इन रेखाओं को गोलाकार नहीं बनाया जा सकता है। मैप को केवल एक समझने के लिए 2D आकृति में बना दिया गया है। अब 2D आकृति में हम एक वृत्त को कैसे बना सकते हैं, इसलिए आप लोग अज्यूम करिए, केवल आप लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं। जो अक्षांश रेखाओं के आकार है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सिमटते जाएंगे, मतलब छोटी होती जाएंगी, और ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में सिमट कर रह जाती हैं, और एकदम ध्रुव पर जो है एक बिंदु के रूप में सिमट कर रह जाती हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। जिस तरह से पृथ्वी या मैप के बीचों बीच बाएं से दाएं साइड में एक रेखा खींची गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, उसी तरह से मैप में बीचों बीच ऊपर से नीचे के साइड में भी एक रेखा खींची गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस 0 डिग्री के बाएं साइड, अब इस 0 डिग्री के बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कहने का मतलब, यदि आप 0 डिग्री से दाहिने साइड चलते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे कितनी रेखाएं आपको मिल जाएंगी, 180 रेखाएं मिलेंगी। कहने का मतलब 0 डिग्री के जस्ट पीछे के साइड में आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्या मिलेगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब आप 0 डिग्री के जब बाएं साइड चलेंगे तब भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे आप पीछे के साइड में जाएंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। कहने का मतलब जो 180 डिग्री जो 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा है वो सिर्फ एक है। यदि आप इसको एज्यूम करेंगे, इस मैप को यदि आप पूरी तरह से गोल बना देंगे तो जो आगे की तरफ 0 डिग्री मिलेगा, पीछे की तरफ क्या मिलेगा, 180 डिग्री। जो आप इधर से बढ़ते जाएंगे तब भी 180 डिग्री मिल जाएगा, अब इधर से बढ़ते जाएंगे तब भी 180 डिग्री मिल जाएगा। कहने का मतलब जो 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा है वो सिर्फ एक है। वही रेखा आप दाएं साइड से जाएंगे तब भी मिलेगा, बाएं साइड से जाएंगे तब भी मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप देशांतर रेखाओं की गिनती करेंगे तो इनकी संख्या टोटल निकल के आती है 360। यदि आप यदि आप बाएं साइड चल रहे हैं तो 0 से 179 तक गिन लीजिए, ये कितनी हो गई, 180 देशांतर रेखाएं। अब यदि आप दाएं साइड चल रहे हैं तो 1 से लेकर के 180 तक गिन लीजिए, तब भी ये क्या हो गई, 180 देशांतर रेखाएं। अब 180 और 180 मिलकर के क्या हो जाएंगी, 360 देशांतर रेखाएं। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको देना है आंसर 360। यदि पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 181। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, वो है विषुवत रेखा, या इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर। सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं क्या हैं, इनकी संख्या 2 है। ध्रुव पर जो है एक बिंदु के रूप में रह जाती हैं। जो ध्रुव वाली अक्षांश रेखा यही सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पूर्ण वृत्ताकार होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक यदि आप आएंगे एक गोले में, यदि आप एक गेंद में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे
तो ये एक केवल अर्धवृत्ताकार आकृति बनेगी। कहने का मतलब जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हीं अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से हम समय का निर्धारण भी करते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि का मतलब समय होता है। ये रेखा कहाँ से जाती है, लंदन से होकर जाती है, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर जाती है। लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। अब यही जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसी रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण इसी रेखा से करते हैं। अब जैसे भारत का समय क्या है, इस रेखा से 5.5 घंटा आगे है। मतलब आप देखते होंगे भारत के समय का निर्धारण, मोबाइल चलाते होंगे तो वहाँ पर लिखता होगा GMT प्लस 5.5 घंटा। अब GMT क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब मानक मध्याह्न रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इससे 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। कहने का मतलब यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में कितना बजेगा, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर में कितना बज रहा होगा, दोपहर के 12 बज रहे होंगे। भारत में जब 5:30 बजेगा शाम को तो लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे। पृथ्वी पर टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360। और आपको पता है पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का टाइम लेती है। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में एक दिन अर्थात 24 घंटे का टाइम लेती है। कहने का मतलब पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं घूम जाती है। मतलब 300, चूँकि 360 देशांतर रेखाएं हैं तो 360 ही देशांतर रेखा तो घूमेगी। यदि आप 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 में 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, 1440। कहने का मतलब पृथ्वी जो है 1440 मिनट में 360 देशांतर रेखाएं तय करती हैं। इसका मतलब एक देशांतर तय करने में कितना टाइम लगेगा, 1440 में यदि आप 360 से भाग देंगे तो कितना आता है, 4 मिनट। कहने का मतलब एक देशांतर रेखा तय करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। और टोटल 360 देशांतर हैं, 360 देशांतर तय करने में 360 गुणे 4 बराबर 1440 मिनट। अब इसी 1440 मिनट बराबर 24 घंटा। कहने का मतलब पृथ्वी 24 घंटे में अपने धुरी पर एक बार घूम जाती है। देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यदि आप उसके दाहिने साइड आएंगे, उसके दाहिने साइड 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर से लेकर के 180 डिग्री देशांतर हैं। इसके दाहिने साइड वाले देशांतर को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा है। अब इसके बाएं साइड, जो कि बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पश्चिम दिशा, तो इसके बाएं साइड वाले जो देशांतर रेखाएं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा। अब आइए हम भारत पर आते हैं। यदि आप पूरे मैप में भारत को देखेंगे तो भारत आपको कहाँ पर मिलेगा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके दाहिने साइड। इसका मतलब भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है, पश्चिमी देशांतर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री के किधर आ रहा है, दाहिने साइड। ये बात क्लियर हो गई। अब यदि आप भारत को ध्यान से देखेंगे तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है अर्थात जो विषुवत रेखा है, भारत उसके ऊपर साइड स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि जो 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। यदि आप ध्यान से देखेंगे भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। मतलब 68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। अब अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार का मतलब ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे का मतलब मुख्य भूमि की बात हम केवल कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे द्वीप भी हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम केवल भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। अब जो मुख्य भूमि है भारत का उत्तर से दक्षिण की साइड में कितना विस्तार है, तो आप देखेंगे जो भारत के नीचे तमिलनाडु के पास जो अक्षांश
रेखा गई है वो कौन सी अक्षांश रेखा है? 8 अंश 4 मिनट। 8 अंश 4 मिनट, इसका मतलब भारत 8 अंश 4 मिनट से स्टार्ट होता है। अब आप जब जम्मू कश्मीर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कौन सी अक्षांश रेखा मिलेगी? 37 अंश 6 मिनट। कहने का मतलब भारत 8 अंश 4 मिनट से स्टार्ट होकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यदि आपसे पूछा जाएगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, तो आप कहेंगे 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाएं और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब यदि आप भारत की लंबाई चौड़ाई को किलोमीटर में नापेंगे तो उत्तर से दक्षिण के साइड भारत की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक यदि आप लंबाई को नापेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3214 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम के साइड, मतलब बाएं से दाएं साइड जो मैप में दिख रहा है भारत, उसकी यदि आप बाएं से दाएं साइड लंबाई नापेंगे तो कितना किलोमीटर निकल के आएगा? ये है 2933 किलोमीटर। कहने का मतलब यदि आप भारत में एकदम पश्चिम साइड में देखेंगे तो कौन सा स्टेट मिलेगा? गुजरात। यदि आप एकदम पूर्वी साइड में देखेंगे तो क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब गुजरात से लेकर यदि आप अरुणाचल प्रदेश तक किलोमीटर में लंबाई नापेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2933 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक यदि आप लंबाई नापेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 3214 किलोमीटर। अब जो भारत का अब क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का एकदम उत्तरतम बिंदु क्या है, एकदम दक्षिणतम बिंदु क्या है, एकदम पूर्वी छोर क्या है, एकदम पश्चिमी छोर क्या है, तो ये भी आप जान लीजिए। देखिए जो भारत का एकदम उत्तरी छोर है वो कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये गलत है, ये पहले मिलता था जम्मू कश्मीर में। जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ तब से जम्मू कश्मीर नीचे पड़ने लगा और लद्दाख जो स्टेट है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये उसके ऊपर आता है। कहने का मतलब भारत का जो उत्तरतम बिंदु है जम्मू कश्मीर में ना होकर के वो कहाँ पर आने लगा? लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह है इंदिरा कॉल, यही भारत का उत्तरतम बिंदु है। देखिए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा कॉल। उसी तरह से भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु क्या है? यदि आप एकदम दक्षिणी छोर पर देखेंगे तो कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, यही भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। कहने का मतलब भारत का सबसे उत्तरतम छोर इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी। भारत उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। उसी तरह से भारत पूरब में और पश्चिम में कहाँ कहाँ विस्तृत है? जो भारत का पूर्वी छोर है वो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कीबथू। इसका मतलब भारत कीबथू। और जो पश्चिमी छोर है वो गुजरात में पड़ेगा। गुजरात में कौन सा जगह है? गुहार मोती। कहने का मतलब भारत जो है गुहार मोती से लेकर के कीबथू तक विस्तृत है। गुहार मोती से कीबथू। बातें समझ में आ रही होंगी। ये अभी तक हमने आप लोग केवल भारत के मुख्य भूमि के बारे में बताया है। अभी भारत में बहुत सारे द्वीप भी हैं, जैसे जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये मुख्य भूमि से नीचे आ जाता है। जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि पर हमने आपको बताया वो क्या है? वो है कन्याकुमारी। यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएंगे तो मुख्य भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है वो और भी नीचे आ जाता है। उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे जब भारत के द्वीप बताएंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।